Welcome viewers, I am Sarita Bhardwaj. Today we continue the first unit, solid state from the 12th class. And today's topic is the types of cubic unit cell. In the previous lecture we discussed about the various possibilities in the cubic unit cell. And there are basically the three variations or the possibilities. First is the simple cubic unit cell, second is the face centered and third one is the body centered. तो हम कह सकते हैं देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ द क्यूबिक यूनिट सेल. अगर हम सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की बात करें तो पार्टिकल्स कहाँ पर प्रेजेंट होंगे? ओनली एट द कॉर्नर्स. और अगर हम उस सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल को यूज़ करके क्या बनाएं? एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम. फर्स्ट हम यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल को. सेकेंडली फिर हम यहाँ पर लेकर चलेंगे इससे बनने वाला 3 डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर. तो दिस इज द सिंपल क्यूबिक. पार्टिकल्स हमने कहाँ पर अरेंज किए? कॉर्नर्स पर. और एज वी नो क्यूब के कितने कॉर्नर्स होते हैं? 8. इसको अंडरस्टूड करने के लिए आप एग्जाम्पल किसका कंसीडर कर सकते हो? किसी भी रूम का. रूम में क्या होते हैं? 8 कॉर्नर्स. तो सेम क्यूब में भी क्या है? 8 कॉर्नर्स, जहाँ पर हमने किसको अरेंज किया? लैटिस पॉइंट्स को या फिर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को. इसी को अगर हम बड़ा करके बनाएं तो हमारे पास कैसा स्ट्रक्चर आएगा? फर्दर इसको अगर हम कंटिन्यू करें अब जो ये स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, ये हमारे पास क्या है? 3 डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस, जो हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था. अब यहाँ पर हम क्या मान के चल रहे हैं कि हमारे पास टोटल ये कितनी, ये यूनिट सेल है. यहाँ पर टोटल अगर मैं शो करूँ तो यूनिट सेल नियर अबाउट कितनी है? 8. वो कैसे? अब मैं इसको यहाँ से हाईलाइटेड कर रही हूँ, थोड़ा सा डार्क पोर्शन. आपको विजुअलाइज हुआ होगा कि एक क्यूब जो मैंने हाईलाइटेड किया है वो कहाँ पर है? फ्रंट. इसके पीछे भी ये लाइट फॉर्म में है. तो इट मीन्स 4 जो आपके पास क्यूबिक स्ट्रक्चर हैं वो फ्रंट साइड हैं और 4 कहाँ पर हैं? बैक साइड. तो टोटल ये कितने क्यूब्स हो गए आपके पास? 8. अब इस यूनिट सेल का मैंने ये कंसीडर किया यहाँ पर क्या है? कॉर्नर. और कॉर्नर पर क्या है? एक पार्टिकल. अब ये कितने के साथ कंट्रीब्यूट कर रहा है? एक तो इसी यूनिट सेल के साथ, इसको हमने मेंशन किया यहाँ पर 1. सेकेंडली ये इसके साथ भी कंट्रीब्यूशन में है 2. इधर भी कंट्रीब्यूशन में आएगा कॉर्नर से इधर 3. ये 4. अगर हम इसके बैक साइड या लोअर लेयर्स की बात करें तो इसके साथ कंट्रीब्यूशन भी है 5, 6, 7 और 8. तो इस तरह से हमने ये यूनिट सेल काउंट की 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8. या हम ये भी कह सकते हैं कि जितने भी आपके पास क्यूबिक यूनिट सेल होते हैं उनमें जो कॉर्नर्स पर एटम होते हैं वो बिलोंग करते हैं किससे? 8 एडजेसेंट क्यूबिक यूनिट सेल से. जो 4 यूनिट सेल हैं वो कहाँ प्रेजेंट होंगी? सेम लेयर में. और अदर 4 यूनिट्स कहाँ पर प्रेजेंट होंगे? ऑन द अपर लेयर या फिर ऑन द लोअर लेयर साइड. इसीलिए हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारे पास कॉर्नर पर पार्टिकल होगा उसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा? 1/8 कंट्रीब्यूशन होगा उस एटम का या उस पार्टिकल का. किसमें? जिस पर्टिकुलर यूनिट सेल से वो क्या करता है? बिलोंग्स करता है. तो अगर हम यहाँ पर कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं किसकी? पार्टिकल जो कहाँ पर प्रेजेंट है? कॉर्नर. आप इसमें इससे समझ सकते हो या फिर इससे. कॉर्नर ऑफ द यूनिट सेल पे तो उसका कितना कंट्रीब्यूशन रहता है? ओनली 1/8 टू द पर्टिकुलर क्यूबिक यूनिट सेल.
इट मीन्स आपके पास 1/8 कंट्रीब्यूशन, टोटल कॉर्नर्स कितने हैं 8, तो आपके पास कंट्रीब्यूशन यहाँ पर कितना आएगा 1, सॉरी कंट्रीब्यूशन तो रहेगा 1/8, लेकिन अगर मैं फाइंड आउट करने को बोलूँ नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स पर यूनिट सेल, तो वो आपके पास कितना हो जाएगा 1। तो इस तरह से आप शो कर सकते हो नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट एट कॉर्नर्स पर यूनिट सेल, 8 कॉर्नर्स कंट्रीब्यूशन 1/8, तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स का कंट्रीब्यूशन कितना आएगा 1। तो ये यहाँ पर हमारे पास हो जाता है फर्स्ट, दैट इज द सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, कि कितने पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं कॉर्नर्स पर और उनका कितना कंट्रीब्यूशन आता है। सेकंड, अब हम इसमें लेकर चलेंगे किसको, फेस सेंटर्ड को। फेस सेंटर्ड को अगर हम डिफाइन करेंगे तो हम क्या कहेंगे, पार्टिकल्स प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स एज वेल एज इन द सेंटर ऑफ द ईच फेस, अपर लोअर लेफ्ट राइट फ्रंट और बैक साइड। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। अगर हम इसमें बात करें कि जो फेस के सेंटर में पार्टिकल है वो कितने के साथ शेयर्ड है या कितने के साथ उसका कंट्रीब्यूशन है, तो हम कहेंगे देयर आर द शेयरिंग विद दी 2 यूनिट सेल। मीन्स जो फेस सेंटर्ड पर एटम होगा क्यूबिक यूनिट सेल में वो शेयर्ड कितने से किया जाएगा, 2 यूनिट सेल से। इसको हम किस फॉर्म में दिखा सकते हैं, मैंने इसको थोड़ा सा लंबा करके बनाया आपको क्लैरिटी के लिए। दिस वन, अगर मैं इसको यहाँ पर फेज के सेंटर में इस तरह से एक पार्टिकल को ड्रॉ करती हूँ, तो आप इसको इस तरह से मान सकते हो कि ये हमारे पास एक फेज है, जैसे मैंने अपना हाथ शो किया। अगर मैं इसके बीच में इस तरह से एक पार्टिकल को रखती हूँ तो ये क्या है, शेयरिंग है इसकी, लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी, इधर राइट हैंड और इधर आप लेफ्ट हैंड साइड भी। तो मीन्स जो भी पार्टिकल आप फेज के सेंटर में रखते हो उसकी 2 यूनिट सेल के साथ शेयरिंग होगी। एक हमने इधर शो किया और एक इस तरफ। अगर आप देखते हो तो मैंने 2 यूनिट सेल बनाई, एक ये वाली यूनिट सेल है और एक ये वाली यूनिट सेल, और बीच में पार्टिकल है, तो ये दोनों के साथ क्या कर रहा है, शेयरिंग। आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हो कि मान लिया आपके पास रूम है, रूम को हमने क्यूब की फॉर्म में एज्यूम किया। रूम में क्या होती हैं, 4 दीवारें होती हैं और ऊपर छत और नीचे फ्लोर। तो अगर आप उसके किसी भी पार्ट को देखते हो, मीन्स उसकी 4 जो दीवारें हैं वो उसके 4 फेजेस हैं, छत है और जो उसका रूफ है या जो उसका नीचे फ्लोर है वो भी क्या है, उसका फेज है। तो 6 के 6 फेजेस कहीं ना कहीं 2 साइड से शेयरिंग है। जैसे अगर एक दीवार की बात करते हो तो वो अंदर और बाहर की साइड, मीन्स दोनों साइड शेयरिंग में है। तो सेम जो पार्टिकल फेज के सेंटर में होगा उसकी शेयरिंग कहाँ होगी, 2 क्यूबिक यूनिट सेल के साथ 1 और 2। अब मैंने जैसे बात कही आपको कि जो क्यूब है उसमें टोटल कितने फेजेस होंगे, 6। अब एक यूनिट सेल के अंदर कंट्रीब्यूशन कितना होगा, उसका हाफ, क्योंकि आधा इधर चला गया और आधा इधर। और मैं अगर यहाँ से टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालूँ तो कितना आ जाएगा मेरे पास कंट्रीब्यूशन, 3। मीन्स नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट एट द फेसेस पर यूनिट सेल मेरे पास कितने होंगे यहाँ पर, 3। यहाँ से स्टूडेंट आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि जो कॉर्नर्स पर पार्टिकल होते हैं, अगर आपने क्या ड्रॉ किया, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, तो वो एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, मीन्स टच करते हैं एक दूसरे को। लेकिन जब आप फेस सेंटर्ड बना लेते हो उसको, तो जो कॉर्नर पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे को टच नहीं करेंगे। जैसे अगर मैं इसको शो करूं, तो अगर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल यानी कि पहले वाला केस होता, तो जो आपके कॉर्नर्स पर पार्टिकल थे 1, 2, 3 और 4, ये आपस में एक दूसरे को इस तरह से टच करते हैं, ठीक है। लेकिन अब वो किस में कन्वर्ट हो गए, फेस सेंटर्ड में। तो अब क्या होगा, पार्टिकल्स इस तरह से अरेंज होंगे और ये आपके पास वो पार्टिकल है जो कहाँ पर है, फेज के सेंटर में। मीन्स जो आपके पार्टिकल फेज डायगनल्स पर होंगे, ये एक फेज डायगनल है, ये भी हमारे पास क्या है, फेज डायगनल। तो जो पार्टिकल्स हैं फेज डायगनल पर एक दूसरे को क्या करेंगे, दे टच ईच अदर।
लेकिन कॉर्नर पार्टिकल्स कैसे होंगे, सेपरेट, दूर दूर होंगे। तो यहाँ से हमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या रिमेंबर रखना है कि सिंपल क्यूबिक में एक दूसरे को टच करेंगे, जब आप उसको फेस सेंटर्ड में कन्वर्ट कर लोगे तो डायगनल पर जो आपके एटम्स होंगे, मींस फेस डायगनल पर, वो एक दूसरे को टच करेंगे, लेकिन जो कॉर्नर्स पार्टिकल होंगे वो एक दूसरे को टच नहीं करेंगे। अब हम नेक्स्ट अपना आते हैं थर्ड पर, दैट इज बॉडी सेंटर्ड। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल को अगर हम डिफाइन करेंगे तो क्या कहेंगे, पार्टिकल्स प्रेजेंट एट द कॉर्नर एंड इन द सेंटर ऑफ द बॉडी। तो वो क्या कहलाएगा, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। अब जो बॉडी के सेंटर में पार्टिकल होगा वो क्या होगा, किसी के साथ उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। जैसे हमने एक बॉक्स लिया, एक रूम कंसीडर किया और उसके सेंटर में बीचों बीच एक पार्टिकल को रख दिया, वो कहीं पर भी टच नहीं करता, मीन्स ना ऊपर ना नीचे ना दाएं ना बाएं ना आगे ना पीछे। तो मीन्स जो उसका कंट्रीब्यूशन है वो पूरे का पूरा ही रहेगा किसमें, एक जो आपके पास यूनिट सेल है उसके साथ। क्यों, क्योंकि वो किसी के साथ शेयरिंग में नहीं है। तो मीन्स यहाँ पर नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल अगर मैं पूछूँ आपसे तो वो कितना हो जाएगा मेरे पास, 1। और इसमें भी हमें वही बात ध्यान रखनी है कि बॉडी सेंटर्ड में क्या होगा, जो पार्टिकल्स बॉडी डायगोनल पर होंगे, मीन्स अगर मैं इन पार्टिकल को, इसको मैंने नाम दिया ए और ये बी, और ये बॉडी सेंटर्ड पार्टिकल क्या नाम दिया हमने, सी। तो जो आपके ए बी सी हैं ये एक दूसरे को टच करेंगे, विच आर प्रेजेंट अलोंग द बॉडी डायगोनल। अब इस पूरे डिस्कशन के बाद अगर मैं आपसे पूछूं कि टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स या कंट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स इन डिफरेंट क्यूबिक यूनिट सेल, मीन्स सिंपल में, बॉडी में और फेस सेंटर्ड में। तो फर्स्ट अगर हम फाइंड आउट करते हैं सिंपल में, तो हमारे पास पार्टिकल सिर्फ कहाँ पर हैं, कॉर्नर्स पर। 8 कॉर्नर, उनका कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है। तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स मेरे पास कितना आ जाएगा वहाँ पर, 1। फेस सेंटर्ड में कॉर्नर्स पर होता है, प्लस कहाँ पर होता है, फेस पर। कितने फेजेस होते हैं, 6, कंट्रीब्यूशन उसका 1/2। तो यहाँ से हमारे पास कितना, 1 + 3 = 4। बॉडी सेंटर्ड में कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन प्लस एक पार्टिकल कहाँ पर होता है, बॉडी के सेंटर में, तो 1 + 1 = 2। मीन्स यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल 1, यहाँ पर 4 और यहाँ पर कितना रह जाएगा आपके पास, 2। अगर मैं आपसे पूछूं कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स या कंट्रीब्यूशन इन केस ऑफ एंड सेंटर्ड, अब मैं यहाँ पर क्यूबिक यूनिट सेल वर्ड यूज़ नहीं करूँगी, क्योंकि जो आपके पास एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है दैट इज़ नॉट पॉसिबल। एंड सेंटर्ड जो अरेंजमेंट है वो सिर्फ 2 में पॉसिबल है, एक मोनोक्लिनिक के अंदर और दूसरा आपके पास थी ऑर्थोरोम्बिक अरेंजमेंट के अंदर। तो फर्स्टली मैं यहाँ डिस्कस करना चाह रही हूँ बेटा आपके साथ कि गैस द कंट्रीब्यूशन ऑफ एन एटम एट एज सेंटर। अब एज सेंटर को हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अगर हम इसमें टोटल एजेस को काउंट करते हैं तो हमारे पास जो टोटल एजेस बनते हैं वो कितने बनेंगे, 12। 12 की काउंटिंग हम किस तरह से करेंगे, जैसे 4 तो हमारे अपर साइड होंगे, अगर हम किसी रूम को एज्यूम करते हैं, 4 कहाँ पर हो जाएंगे, लोअर साइड, और 4 आपके कॉर्नर्स हो जाएंगे। तो टोटल हमारे पास कितने हो जाएंगे, 12 एजेस। अब अगर हम किसी पार्टिकल को किसी एज के सेंटर में एज्यूम करते हैं, जैसे मैंने ये यहाँ पर पार्टिकल को एज्यूम किया सेंटर में, तो वो कितने के साथ कॉन्ट्रीब्यूटेड होगा, 4 के साथ। एक तो इस तरफ कॉन्ट्रीब्यूशन होगा इसका, सेकेंड इधर क्यूबिक के साथ होगा, थर्ड और ये 4। मीन्स इसका कॉन्ट्रीब्यूशन कितने के साथ है, 4 यूनिट सेल्स के साथ। तो आपके पास एक यूनिट सेल में कॉन्ट्रीब्यूशन कितना आ जाएगा, 1/4, क्योंकि जो एक पार्टिकल है जो एज के सेंटर में प्रेजेंट है वो कितने के साथ शेयरिंग में है, 4 के साथ।
तो पर्टिकुलर एक यूनिट सेल में इसका कंट्रीब्यूशन कितना आ जाएगा 1/4। टोटल एजेस कितने हैं हमारे पास 12। तो अगर मैं नंबर ऑफ एटम्स इन एज सेंटर्ड में फाइंड आउट करूं तो मेरे पास कितना आ जाएगा यहाँ से 3। अगर अब मैं यहाँ पर बात करूँ एज सेंटर्ड ऑर्थोरोम्बिक यूनिट सेल की, तो उसमें क्या होता है कि 8 आपके पास जो पार्टिकल्स या एटम्स हैं वो कहाँ पर होते हैं कॉर्नर्स पर, और जो 2 एटम्स होंगे वो कहाँ पर प्रेजेंट होंगे एट द सेंटर्स ऑफ द 2 एंड फेसेस, मीन्स 2 अपोजिट फेसेस पर। तो इसको अगर मैं ड्रॉ करूँ तो इस टाइप से हो जाएगा आपके पास, थोड़े से लंबे उसमें आपने फेजेस को ड्रॉ करना है ताकि वो क्यूबिक से थोड़ा सा डिफरेंट रहे। तो 8 कॉर्नर्स पर पार्टिकल्स जैसा अभी आपको बताया था, और किन्हीं भी 2 अपोजिट फेजेस के सेंटर पर। तो इसको हम नाम और भी क्या दे सकते हैं एंड सेंटर्ड, या फिर नाम क्या हो जाएगा एज सेंटर्ड। अगर मैं अब यहाँ से आपको पूछूं कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, कौन सी यूनिट सेल एंड सेंटर्ड यूनिट सेल में कितने होंगे इन केस ऑफ ऑर्थोरोम्बिक, तो 8 कॉर्नर्स का कंट्रीब्यूशन कितना 1/8 इंटू 8 इज इक्वल टू 1। और अगर मैं किसका कंट्रीब्यूशन लेकर चलती हूँ एंड सेंटर्ड का, तो मेरे पास कितने पे प्रेजेंट है 2। अब ये कितने के साथ कंट्रीब्यूशन में है, एक इधर, तो शेयरिंग कितने की रहेगी हाफ। तो यहाँ से कितना निकल कर आएगा 1। तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स 1 + 1 होकर हमारे पास कितना आ जाएगा 2। एक और आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट कि जो आपके पास एडजेसेंट एटम्स होते हैं, मीन्स जो स्फीयर्स हैं, उनको हम नाम क्या देते हैं नियरेस्ट नेबर, और उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो क्या कहलाता है नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, जिसको हम डिनोट किससे करते हैं स्मॉल डी से, या हम इसको और भी नाम क्या दे सकते हैं एज लेंथ, दैट इज द एज लेंथ। और एज लेंथ को हम किससे डिनोट करते हैं ए। क्या बताया मैंने आपको, कोई भी जो नियरेस्ट नेबर होंगे यानी कि जो टचिंग स्फीयर्स होते हैं उनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो क्या कहलाएगा नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस डी, या फिर एज लेंथ जिसको डिनोट किससे करेंगे ए। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अब वही है, दैट इज द नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस एंड द रेडियस ऑफ एटम, और उन दोनों के बीच में रिलेशनशिप। तो फर्स्ट हम रिलेशनशिप की बात करेंगे नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस डी और रेडियस ऑफ एटम आर एंड एज ऑफ द यूनिट सेल ए। अब जो रेडियस है आप एटम को इस तरह से शो करते हो, सेंटर से लेकर बाउंड्री तक का जो डिस्टेंस है वो क्या है आर, जिसको नाम हमने क्या दिया है रेडियस ऑफ एटम। एज लेंथ और साथ में नियरेस्ट नेबर, अभी मैंने आपको बताया था कि नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस डी और एज लेंथ क्या होगी। तो फर्स्ट हम लेकर चल रहे हैं यहाँ पर सिंपल क्यूबिक का केस। सिंपल क्यूबिक में क्या होगा पार्टिकल्स प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स, तो इसको आप इस तरह से शो कर सकते हो। जैसा मैंने आपको बताया था कि जब आपके पास सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर होगा तो जो पार्टिकल्स कॉर्नर पर प्रेजेंट होंगे वो एक दूसरे को क्या करेंगे टच करेंगे। मीन्स अगर मैं इन 4 एटम्स को ड्रॉ करूं तो ये इस तरह से आ जाएंगे, दे टचेस ईच अदर। तो अब जब ये एक दूसरे को टच करेंगे तो इनके बीच का सेंटर टू सेंटर तक का डिस्टेंस जो होगा वो क्या कहलाएगा नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस डी। अब हम यहाँ पर कंसीडर कर रहे हैं इस एटम को नाम दिया ए और इस एटम को नाम दिया बी। तो दिस इज एटम ए, दिस इज एटम बी। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास किससे डिनोट किया हमने डी से, मीन्स ए बी। हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि ए बी किसके इक्वल आ जाएगा डी के इक्वल, और ए बी हमारा किसके इक्वल है एज लेंथ ए के। तो डी इज इक्वल टू ए बी एंड ए बी इज इक्वल टू द एज लेंथ ए। अगर अब मैं यहाँ से किसको फाइंड आउट करती हूँ रेडियस आर, आपको कहा था कि सेंटर से लेकर जो यहाँ तक का डिस्टेंस है बाउंड्री तक का वो आपके पास क्या है आर। तो अगर मैं यहाँ से किसको फाइंड आउट करती हूँ रेडियस आर को, तो रेडियस आर किसके इक्वल आ जाएगी d/2, जो आपके पास नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस है उसका हाफ, या हम इसको किसके इक्वल लिख सकते हैं a/2 के, क्योंकि d इज इक्वल टू a। तो ये हमारे पास जो है वो क्या आ जाएगा रिलेशन बिटवीन द आर डी एंड ए।
अब हम सेकेंडली बात करते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक के अंदर। फेस सेंटर्ड में क्या होगा, जो पार्टिकल्स होंगे वो कॉर्नर्स पर होंगे और साथ ही साथ कहाँ प्रेजेंट होंगे, एट द सेंटर ऑफ ईच फेस। और जो पार्टिकल फेज डायगोनल पर होंगे वो एक दूसरे को क्या करेंगे, टच करेंगे, लेकिन कॉर्नर वाले जो पार्टिकल्स होंगे वो अब एक दूसरे को टच नहीं करेंगे। तो इस तरह से हमारे पास ये क्या आ जाएगी, फेस सेंटर्ड अरेंजमेंट। अब मैंने इन पार्टिकल्स को यहाँ नेम दिया ए, दिस पार्टिकल बी एंड दिस इज सी। अगर मैं ए और सी को इस तरह से ज्वाइन कर दूं तो मेरे पास जो ए सी है वो मेरे पास क्या बनेगा, दिस इज द फेस डायगोनल, बिकॉज द पार्टिकल्स और एटम एट द फेस डायगोनल टचेज ईच अदर। तो अगर मैं ए से लेकर सी तक पार्टिकल्स को इस तरह से शो करूं कि ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, टच, तो मेरे पास ये डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक का, ए से सी तक का, वो किसके इक्वल आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू द 2d। क्यों, क्योंकि ए और इस पार्टिकल तक का डिस्टेंस d, फिर नेक्स्ट भी आपके पास क्या हो जाएगा, d। तो ए सी इज इक्वल टू द 2d। या फिर मैं यहाँ से d की वैल्यू कितनी निकाल सकती हूँ, दैट इज इक्वल टू ए सी बाय 2। अब ए सी की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, कंसीडर करेंगे यहाँ से राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी। अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं तो क्या हो जाएगा, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी और सी का स्क्वायर। अब जो आपके पास ए से बी है वो क्या है, हमारे पास एज लेंथ ए, तो जो ए और बी का डिस्टेंस है उसको डिनोट कर देते हैं ए से। बी और सी भी क्या है, एज लेंथ, और उसको हमने किससे डिनोट किया, ए से। वैल्यूज पुट करें, ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। यहाँ से अगर मैं ए सी की वैल्यू निकालूंगी तो 2a का स्क्वायर और वो अंडर रूट आएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगी वैल्यू, √2a। अब यहाँ से ए सी फाइंड आउट किया, अगर मैं इसमें पुट करूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से एज d इज इक्वल टू ए सी बाय 2, और ए सी की वैल्यू कितनी पुट करें, √2/2। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो d की वैल्यू यहाँ से आएगी a/√2। एज वी नो हमारे पास जो r है, r किसके इक्वल आता है, d/2 के। अब d की वैल्यू हमारे पास कितनी है, a/√2, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, r इज इक्वल टू a/2√2। जो ये आपके पास फॉर्मूला आया कि रेडियस का, रेडियस किसकी है, एटम की, d दैट इज द नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, और a हमारे पास क्या आ गया, एज लेंथ, दैट इज द फॉर्मूला। ये फार्मूला न्यूमेरिकली बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपको इंडिकेट करता है रिलेशन किसके बीच में, r d और a के बीच में। थर्ड हमारे पास कौन सा केस आ जाता है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। अब बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक का मतलब क्या होगा, पार्टिकल प्रेजेंट एट द कॉर्नर और बॉडी के सेंटर में प्रेजेंट होंगे। अगर हम इसको शो करें तो हम इस तरह से दिखाएंगे, कॉर्नर्स पर पार्टिकल प्रेजेंट हुए एंड वन ऑफ द पार्टिकल प्रेजेंट इन द सेंटर। अब इसमें भी क्या होगा, जो आपके पास पार्टिकल बॉडी डायगोनल पर प्रेजेंट होंगे, मान लिया यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने ड्रॉ किया तो वो बॉडी डायगोनल है, और पार्टिकल बॉडी डायगोनल के एक दूसरे को क्या करेंगे, दे टचेस ईच अदर। और अगर मैं यहाँ से एक लाइन इस तरह से खींचती हूँ तो वो किसको इंडिकेट करेगी, फेज डायगोनल को। यहाँ पर हमने एटम्स को किया इंडिकेट ए, दिस इज एटम, इसको हम नाम दे देते हैं यहाँ पर B एंड दिस वन इज C। अब इसमें भी सेम, अगर हम देखें तो मैंने अभी कहा कि बॉडी डायगोनल पर जो एटम्स हैं ये इस तरह से, ये इधर और ये इधर, ये पार्टिकल A और ये पार्टिकल B, ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, टचेज ईच अदर। तो अगर मैं यहाँ से AB को निकालूँ तो वो किसके इक्वल आएगा, 2D। क्यों, इसके सेंटर से इसका सेंटर कितना है, D। सेम यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, d। तो AB इज इक्वल टू 2d।
और यहाँ से अगर मैं डी की वैल्यू निकालूँ तो वो किसके इक्वल आ जाएगी, ए बी अपॉन 2। अगेन हमें किस चीज़ को फाइंड आउट करना है यहाँ से, ए बी को, तो हम कंसीडर करेंगे राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी। अगर यहाँ भी पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो हमारे पास क्या आएगा, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। अब जो हमारे पास ये बी सी है, ये भी क्या है, एज लेंथ के अकॉर्डिंग है, और वो किससे डिनोट होगा, ए से। ए सी हमारे पास क्या है, फेस डायगोनल, और फेस डायगोनल की वैल्यू अभी हमने लास्ट में निकाली थी, वो क्या थी हमारे पास, √2a। दोनों की वैल्यूज को पुट करेंगे तो हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, √2a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर। इसको अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, 3a का स्क्वायर, दिस इज ए बी स्क्वायर। अब स्क्वायर को उधर ले जाऊँ तो ए बी इज इक्वल टू √3a। अब जो आपके पास ये ए बी की वैल्यू फाइंड आउट की, अगर इस वाले में आप पुट करते हो तो ए बी कितना है, √3a बाय आपके पास क्या आ जाएगा, 2। एज वी नो रेडियस आर इज इक्वल टू डी बाय 2। अब डी की वैल्यू कितनी है, √3a बाय 2, साथ में 2 और था तो 2 इंटू 2। तो आपके पास यहाँ से आर की वैल्यू सॉल्व करके क्या आ जाएगी, √3/4a। Again this formula is quite important regarding the numericals. Now student, in the next video we do the numerical based on these formulas as well as on the last जो हमने contribution of particle निकाला था per unit cell। तब तक आप इसको रिवाइज करें। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।